नमस्कार, डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ एडिटर इन चीफ राजीव जी मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं इस कार्यक्रम में राजीव जी। और जिस तरह से अभी जब छात्रों का गुस्सा या युवाओं का गुस्सा देश में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी भी तरह से नाराजगी थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सीजेआई लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी छात्रों का गुस्सा जो उनके खिलाफ उनके एक बयान के चलते भड़क उठा है वो शांत हो जाए। पिछले दिनों अभी एक मामला नालासर यूनिवर्सिटी वाला जब मामला सामने आया था, जिसमें उनका जब विरोध किया गया कि उन्हें चीफ गेस्ट नहीं बनाया जाना चाहिए, उसके बाद जिस तरह से बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बीसीआई के चेयरपर्सन मदन मिश्रा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और ये कोशिश की कि उन छात्रों के विरोध की आवाज को कैसे दबाया जाए, उन्हें डराया जाए। और जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो खुद सीजेआई ने उसमें हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट जब ये मामला पहुंचा और कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ये सीजेआई ने खुद कहा कि ये मेरा और छात्रों के बीच का मामला है, इसमें आपको ऐसा कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। इसके बाद मदन मिश्रा की तरफ से माफी भी मांगी गई, लेकिन फिर भी छात्रों का गुस्सा थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अब एक ऐसा ही और मामला सामने आ गया है। और अब बेंगलुरु की एक यूनिवर्सिटी जो कि लॉ यूनिवर्सिटी है, वहां पर भी उसी तरह सीजेआई का विरोध हो रहा है। वहां पर चीफ गेस्ट बनाने के लिए जब खबर सामने आई कि चीफ गेस्ट बनने जा रहे हैं सीजेआई सूर्यकांत, तो फिर उनका वहां के छात्रों ने उसी तरह विरोध किया है पत्र लिखकर। इसकी क्या कुछ जानकारी है, कहां का वो मामला है, किस तरह से सीजेआई अभी भी अपने एक बयान के चलते बुरी तरह घिरे हुए हैं। उन्होंने छात्रों को, उन्होंने युवाओं को कॉकरोच कहा और वो गुस्सा किस कदर पूरे देश में बढ़ गया, उसका नतीजा हमने जंतर मंतर पर देखा। किस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी एक पेज शुरू हुआ और उसके बाद पूरे देश के युवा छात्र जो उस पर जुड़े और नीट पेपर लीक को लेकर जिस तरह से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, 36 दिन तक ये आंदोलन चला, आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और अब यहां पर सीजेआई का विरोध लगातार जारी है। और अब राजीव जी आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह से एक और यूनिवर्सिटी से ऐसा ही मामला निकल कर आया, कहां का वो मामला है, क्या मामला है बिल्कुल, बताइए। ये एक्चुअली बेंगलोर का मामला है और ये नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी है, उसका मामला है, यानी NLSIU नेशनल लॉ स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी इंडिया यूनिवर्सिटी का मामला है। और ये भी एक काफ़ी प्रेस्टिजियस लॉ यूनिवर्सिटी है और इसके भी छात्रों ने, न सिर्फ 2026 बैच के छात्रों ने, बल्कि इससे पहले जो ग्रेजुएट्स हो चुके हैं उनके भी वर्तमान 409 छात्र और 128 पूर्व छात्रों ने हस्ताक्षर किए हैं। और इसमें होना यह था कि इनके दीक्षांत समारोह में, कन्वोकेशन में, यहाँ पर दोनों को बुलाया था, सीजेआई को बुलाया था यानी जस्टिस सूर्यकांत को, और बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मदन कुमार मिश्रा, जो बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में सांसद भी हैं, बिहार के रहने वाले हैं, गोपालगंज के रहने वाले हैं और पिछले 2012 से वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए यानी बीसीआई के चेयरमैन के पद पर बैठे हुए हैं। आपको याद होगा कि अभी से कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया था कि नालसर जो है यहाँ का हैदराबाद में जो यूनिवर्सिटी है और हिंदुस्तान के कई टॉप प्रेस्टिजियस लॉ यूनिवर्सिटीज में से एक है, उसके छात्रों ने भी विरोध जताया था। और उन्होंने विरोध जताया था सीजेआई का कि उनके हाथों से हम प्रमाण पत्र नहीं लेंगे। लगभग 450 छात्रों ने किया था, 441 छात्र हैं इन लोगों ने किया था। लेकिन इसके बाद और इन्होंने साफ साफ कह दिया, अपने वीसी को, अपने डीन को, सबको चिट्ठी लिखकर साफ साफ कह दिया, मना कर दिया कि हम इनके हाथों नहीं लेंगे, क्योंकि इन्होंने ही कॉकरोच कहा था हमें। हालांकि उन्होंने इस पे लिखा नहीं, लेकिन हाँ विरोध जताया। विरोध के कई मायने हैं। आपने भी बताया कि जंतर मंतर पे जो हुआ, जंतर मंतर के फुटेज को देखने के लिए भी इन्होंने मना कर दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मना कर दिया था कि मेरे पास उतना समय नहीं है कि फुटेज दिखा के क्या दिखाना चाह रहा था जो याचिकाकर्ता, वो ये दिखाना चाह रहा था कि देखिए कैसे पुलिस की बर्बरता हुई है, कैसे यहाँ पुलिस ने मारा है छात्रों के ऊपर, किस ढंग से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई है, ये दिखाने की कोशिश थी। लेकिन यहाँ पर जब आपको पास इतना समय नहीं है माननीय सीजेआई महोदय, तो फिर छात्र आपके लिए खड़े होकर और आपके हाथों से सर्टिफिकेट क्यों लेंगे? मना किया उन्होंने। तो ये बीसीआई को यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये नागवार गुजरा, उन्होंने फरमान जारी कर दिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मदन कुमार मिश्रा ने ये तुगलकी फरमान था कि चूंकि इन्होंने ऐसा किया है और इसीलिए हिंदुस्तान का कोई भी
हिंदुस्तान का कोई भी बार जो है वो इनको रजिस्टर्ड ना करे, यानी इनकी ये रजिस्टर्ड वकील ना बन पाए, इसलिए ऐसा किया गया। यानी साफ साफ इनके करियर से खेलने की बात आप कर रहे हैं। आप कौन होते हैं किसी छात्र के करियर के साथ खेलने वाले? ये सबसे बड़ा सवाल यहां पैदा होता है अंशिता, और इसीलिए इसके विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो सामने आ गए, और छात्रों का जो आंदोलन अभी लोगों ने देश ने देखा ही है, और वो आगे कुछ ही घंटों में इस फरमान को, इस तुगलकी फरमान को वापस लेना पड़ा मनन कुमार मिश्रा को। इसके बाद फिर वहां नालसर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कहा था कि हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, पहले माफी मांगे। कौन? तो बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा। बीसीआई के चेयरमैन ने कल शाम को माफी मांगी है, कल माफी मांगी है, खुले तौर पर, लिखित तौर पे उन्होंने माफी मांगी है। और इसके बाद भी अब दूसरा कांड यहां पे हो गया है, और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर विरोध करना है, देखिए इस देश में अचानक छात्र इतने उग्र क्यों हो गए? उग्र नहीं तो अपने हक की आवाज को बुलंद क्यों करने लगे? इसलिए करने लगे, उग्रता तो सही वर्ड नहीं है, लेकिन हक की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इन्होंने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया था, शांतिपूर्ण मार्च की तैयारी थी, शांतिपूर्ण ढंग से ये जा रहे थे उधर संसद भवन की तरफ, लेकिन इनको बीच में रोका गया, बैरिकेडिंग लगाई गई। बैरिकेडिंग के बाद आपने उनके ऊपर पैलेट गन्स दागे, और सरकार इसमें भी झूठ बोल रही है कि हमने पैलेट गन नहीं दागा, जबकि आरटीआई में इसका खुलासा हो चुका है पैलेट गन का। इसमें राहुल गांधी तो दो, एक लड़की और एक लड़के, दोनों को लाकर देश के सामने, मीडिया के सामने रखकर, मीडिया के जरिए देश के सामने उन्होंने रख दिया, बता दिया है कि कैसे पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। एक की तो आंख चली गई है, रोशनी आने की उम्मीद जो है वो 5% ही मात्र है। तो इन सब से साफ समझ में आता है, और हम लोगों ने अपने चैनल के जरिए उस दिन जो भी जितना 20 जुलाई की घटना जो है वो काले अक्षरों में लिखी जाएगी, और उसको हमने दिखाया पूरी दुनिया को, देश को। इसलिए यहाँ पर अंशिता, अब जब छात्र जो हैं वो कह रहे हैं कि हम सीजेआई के हाथों नहीं लेंगे, बीसीआई के चेयरमैन के हाथों नहीं लेंगे, और उसमें अब नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के छात्र और पूर्व छात्रों ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा और सीजेआई सूर्यकांत का विरोध करते हुए फिर से चिट्ठी लिख दी है कि इनके हाथों, भाई इनको आप मत बुलाइए, अगर बुलाएंगे तो फिर हमारा विरोध होगा। और इस बार विरोध करने वाले मात्र वो 128 छात्र नहीं है, आपको बता दूं कि 2026 बैच के 165 छात्र हैं। मात्र 165 छात्रों ने नहीं किया है, बल्कि 409 वर्तमान छात्र जो अभी हैं, पढ़ रहे हैं, जो पास आउट नहीं हैं, और 128 पूर्व छात्र, इन सब ने, टोटल छात्रों की संख्या जो है वो इसमें 770 के करीब है, 700 से ज्यादा छात्र हैं। अलुमनाई का ये विरोध हो रहा है। तो ये जो 700 हैं, ये साफ साफ बता रहे हैं कि आपने हमारे करियर के साथ खेलने की कोशिश की थी, हम आपके साथ, आपके हाथों अपने करियर का इतना बड़ा प्रमाण पत्र नहीं लेंगे, हम आपका विरोध करेंगे। तो हर जगह, और इससे पहले आपने देखा कि टिस्ट ने विरोध किया था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, इसने भी विरोध किया था, मुंबई के छात्रों ने। और इसका विरोध कब हुआ था? सब कुछ हो गया था, सब हो गया था, और कई लोगों, कई छात्रों के पेरेंट्स जो कहीं असम में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, कहीं और रहते हैं, दूर दराज रहते हैं, वो मुंबई के लिए ट्रेन के जरिए जो आ रहे थे, वो ट्रेनों में थे। तब उनके पास एसएमएस गया कि कल शाम को जो होने वाला है कार्यक्रम, उस कार्यक्रम को हम कैंसिल कर रहे हैं। और ये भी छात्रों का विरोध था। टिस ने भी इस विरोध का साथ देता हुआ, और उसने भी इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए उसने भी दीक्षांत समारोह को कैंसिल कर दिया। अब आगे कब होगा दीक्षांत समारोह, ये देखा जाएगा। लेकिन इससे एक सवाल पैदा होता है अंशिता, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने खुल के कह दिया कि मैंने तो कॉकरोच, मेरे बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, मीडिया ने ऐसा किया वैसा किया। इसके बाद आपने ये भी सुना कि इन्होंने, जस्टिस सूर्यकांत ने कह दिया कि कोई भी फुटेज नहीं दिखाया जाएगा बाहर। फुटेज, हमारे फुटेज मतलब जो कार्रवाई होती है, प्रोसीडिंग होती है, वहाँ पर जो सुनवाइयाँ चलती हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन सुनवाइयों की लाइव टेलीकास्ट हम करते थे। अब वो लाइव टेलीकास्ट आप नहीं कर सकते हैं। आपको करना होगा तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जरिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, मतलब पहले से प्रायर आपको परमिशन लेना होगा, और उसके बाद आपको करना होगा, तभी आप वो कर पाएंगे, यानी तभी आप उसकी लाइव रिपोर्टिंग कर पाएंगे। लेकिन ठीक है, ये दूसरी बात है। बात यहां है कि विरोध आखिर जो हो रहा है, ये विरोध थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। थमने का नाम इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि छात्रों का भरोसा आपके ऊपर से उठ चुका है। माननीय न्यायाधीश महोदय,
माननीय बीसीआई के चेयरमैन महोदय, आप लोगों ने बता दिया है, दिखा दिया है, जता दिया है कि आप लोग किसी पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं। आप देश नहीं चला रहे हैं। आप किसी पार्टी विशेष के अंतर्गत आप अगर उसके हिसाब से फैसले लेंगे, उसके हिसाब से फरमान जारी करेंगे तो कौन आपकी बात मानेगा। छात्रों का समूह जाग चुका है आजकल। अब न सिर्फ जेन जी बल्कि जेन अल्फा जो स्कूलों में है उसको लेकर कितनी खबरें आ रही हैं आप देख रही हैं। तो इसीलिए एक बड़ा जो है वो माहौल बना हुआ है पूरे देश में। इस माहौल को कहीं ना कहीं शांत कराने की कोशिश सरकार करने की कोशिश करेगी। मगर आपने देख लिया, कल नरेंद्र मोदी का भाषण सुन लिया आपने। उनके भाषण में हमने उम्मीद की थी कि नरेंद्र मोदी जब लाल किले की प्राचीर से भाषण देंगे तो उसमें उन बातों को लेके आएंगे जो बातें वो शायद संसद में कहना चाहते थे, और उनको डर था कि विपक्ष का विरोध होगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा। आपके पास एक मौका था, उस मौके को नरेंद्र मोदी ने गंवा दिया है। उस मौके पे वो चाहते तो जेनजी के लिए जिन्होंने उन्होंने ऐसे सामने कैमरा रख के जो रील बनाया था और उनको बच्चों ने सिखा दिया कि रील बनाना तो पहले सीख लो बाबा, उसके बाद आगे कुछ करना। तो ये और फ्रेंड्स बोलना सीख लो, फ्रांस बोल के नहीं काम चलेगा। मगर यहाँ पर आपको फ्रेंड्स बोलने की जरूरत नहीं थी, प्यारे देशवासियों कह के भी काम चल जाता। और आप कह सकते थे कि हमने जो किया, आप देश के सामने कम से कम एक बार ये कहते कि जो हुआ जंतर मंतर पे वो गलत हुआ और उसके लिए हमारी सरकार शर्मिंदा है। आप अपने आप को न कहते, आप माफी न मांगते जो हुआ और इससे बच्चों को जिस ढंग से तकलीफें आई हैं उसके लिए। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, हम सिविल अब डिफेंस लाएंगे। आपने कल घोषणा कर दी सिविल डिफेंस की। सिविल डिफेंस क्या होता है? सिविल डिफेंस हमने देखा है छत्तीसगढ़ में, सलवा जुड़ूम हमने देखा है किस ढंग से सिविल डिफेंस के दम पे आपने वहाँ आदिवासियों का दमन किया। आपने ऐसे ही सिविल डिफेंस के नाम पे आपने दमन किया यहाँ जंतर मंतर पे भी। तो नरेंद्र मोदी का भाषण कल का जो था ना, वो भाषण, क्योंकि इन तमाम चीज़ों को आप जोड़ने की कोशिश कीजिए, डॉट्स मिलाइए। सीजेआई, मनन कुमार मिश्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री के बाद फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह, इन सबको आप देखिए, सबका पैटर्न एक है। माफी चाहूंगा सीजेआई साहब, आपका पैटर्न भी एक ही है और आपने भी इस देश में आग लगाने का काम आपने भी किया है। इन छात्रों को आपने यहां तक पहुंचाया है, आपने इन छात्रों को गाली दी है, इसके गाली कहते हैं, कॉकरोच कहना, आपने गाली दी है। आपने छात्रों, बेरोजगारों को आप कह लीजिए कि नहीं मैंने तो इनको नहीं उनको कहा, मैंने सबको नहीं कहा, मैंने वकीलों को कहा। आपने वकीलों को ही क्यों कहा? क्या वो चोरी से पढ़ के आ रहे हैं? और अगर चोरी से पढ़ रहे हैं तो चोरी ना हो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। छात्रों ने कहा कि नीट परीक्षा में क्यों हो रहा है, पेपर लीक क्यों करवा रहे हो आप? तो चोरी जो है, पेपर लीक जो है वो छात्र कर रहे हैं, वो तो यही कर रहे हैं ना। आपका सिस्टम ऐसा खराब है, जो नरेंद्र मोदी सिस्टम कहते हैं, वो सिस्टम खराब है इतना आपका कि आप इसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते हो और उसके बाद आप कह रहे हो कि मैंने ये नहीं कहा वो कहा। ऐसे काम नहीं चलता है। और इसीलिए यहां पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के जो यहां के छात्र हैं, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी यानी NLSIU बेंगलुरु, इनके छात्र अब देखिए नालसर के बाद, नालसर हैदराबाद के बाद नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के छात्र भी अब आंदोलित हैं और कह रहे हैं माननीय माफ कीजिए, आपके हाथ से सर्टिफिकेट नहीं लूंगा, कहीं से भी मिल जाए, कोई रिक्शा वाला आके दे दे, लेकिन आपके हाथ से नहीं लूंगा। और ये बहुत सही है, बहुत सही राह पे है और ये जरूरी है कि ऐसे आंदोलन होने चाहिए, ऐसा विरोध होना चाहिए। ये प्रतिरोध का स्वर है, ये रेजिस्टेंस है, वॉइस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं इसे। ये वॉइस ऑफ रेजिस्टेंस है और ये होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे आपकी बातें, आपने जो कहा, आपने इस देश के लिए नुकसानदायक बातें कही हैं, वो पसंद नहीं है, इसलिए हम प्रतिरोध कर रहे हैं। ये किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है। इंडिविजुअल आपने मुझे कहा, मैंने आपको कहा, ये हम आप निपट लेंगे। लेकिन जब देश की बात आती है, जब मास की बात आती है, तो फिर जंतर मंतर होता है। और जंतर मंतर क्या है वो आपने देख लिया। इसलिए यहां पर फिर से एक बार सोचने की जरूरत है। कल सोमवार है, 15 अगस्त बीत चुका है, 2026 का 15 अगस्त आज़ादी का जश्न हम मना चुके हैं। 80 साल हमारे आज़ादी के हो गए और उसके बाद देश को सोचना होगा कि देश कितना आज़ाद है, इस देश के जो युवा हैं वो कितने आज़ाद हैं। अभी कल युवाओं के साथ बात कर रहे थे RSS चीफ मोहन भागवत,
जेनजी के साथ बात कर रहे थे, जेन अल्फा के साथ नागपुर में बात कर रहे थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे 30 साल आगे जब आप बूढ़े होंगे, आपको भी किसी को हैंड ओवर करना होगा, तो अभी से आपका दिमाग ये उस दिशा में सोचना चाहिए। अरे भाई साहब, मानिए जी, आपका चरण कहाँ है? चरण धूली लाइए, जरा सिर पे लगा लूं। ऐसे बेवकूफ़ी भरी बातें आप कर रहे हैं। आप उतने साल के हो गए, 76 साल के हो गए, आप कहाँ हैं? आप पहले छोड़ के जाइए ना। आप क्यों चिपके हुए हो आरएसएस से? क्यों चिपकाए हुए हो अपने प्रधानमंत्री को? आप में इतनी हिम्मत है तो कहो कि प्रधानमंत्री हो गए 75 साल के, रिजाइन कर दो, रिटायर हो जाओ। आप में ताकत नहीं और आप युवाओं को कह रहे हो कि 30 साल बाद तुम रिटायर हो जाना। तो ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें हो रही हैं इस देश में, इसलिए तकलीफ होती है। और ऐसे में ये नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, वो उनको सल्यूट करना चाहिए। 15 अगस्त पे उनको सल्यूट। जी बिल्कुल। और जिस तरह से राजीव जी आपने कहा कि लगातार मानसिकता सामने आ रही है, पीएम मोदी की रील में भी इसी तरह की शब्दों का इस्तेमाल था कि बच्चे भटक गए हैं। बिल्कुल इसी तरह से सीजेआई ने भी जब सुप्रीम कोर्ट में जब अपना फैसला सुनाया कि मेरा और आपसी उनका मामला है, उस दौरान उन्होंने भी इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि अभी जो भटके हुए ये लोग हैं, इनको सही रास्ते पे लेकर आएंगे। उनके भी यही शब्द थे। तो ये लगातार देखा जा रहा है। और बिल्कुल आपने सही कहा राजीव जी, 15 अगस्त को जब लाल किले की प्राचीर से पीएम बोलने वाले थे, तब सभी की निगाहें उनके इस भाषण पर टिकी हुई थी कि अमित शाह जिस तरह से सदन में नहीं आए, पीएम मोदी सदन में नहीं आए, आखिरी दिन आए तो वंदे मातरम के लिए ही सिर्फ वहां पर रहे। यानी पूरी तरह से एक प्लानिंग थी कि कैसे इसको स्थगित कराना है, विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देना है। तो क्या लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी कुछ बोलेंगे? लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, बल्कि यहां पर नक्सल, मेंटल नक्सल का इस्तेमाल, इस तरह दिमागी नक्सल एक नया शब्द आ गया है। कल हम लोगों ने इस पे काफी चर्चा की है। दिमागी नक्सल, अभी तक अर्बन नक्सल आप कह रहे थे, अब दिमागी नक्सल ले आए। दिमागी नक्सल आपने किसको कहा? आपने किसको कहा? जरा जरा कहिए, सुना दें उनकी ये जो बाइट है, दिमागी नक्सल वाली बाइट, इसको सुना भी देंगे थोड़ी देर में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दिमागी नक्सल आपने कहा किसको? ये जंतर मंतर पे जो छात्र थे उनको कहा? मुझको कहा? आपको कहा? यहां हमारे न्यूज रूम के तमाम हमारे साथियों को कहा? जितने पढ़े लिखे हैं, जिनके पास दिमाग है, उनको कहा? तो आप क्या हैं? और अगर आपके पास दिमाग नहीं है, अगर आपके पास दिमाग है तो आप भी दिमागी नक्सल हो। आप भी दिमागी नक्सल हो, फिर मान लो आप तो सबसे बड़े दिमागी नक्सल हो, क्योंकि आप लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे हो, देश आपको सुन रहा है, आपके पास हमसे ज्यादा दिमाग है, आप प्रधानमंत्री हो, तो आप हो, मानेंगे आप कि हम भी दिमागी नक्सल हैं? या आप सिर्फ और सिर्फ गालियां देंगे? आप छात्रों को, आपका जो देश का जो सीजेआई है वो छात्रों को गाली देता है, देश का जो बीसीआई का जो चेयरपर्सन है वो गालियां देता है, सिर्फ गालियां। आपका ये दुबे जी जो हैं, निशिकांत दुबे जी, वो इंदिरा गांधी को गाली देते हैं। आप सिर्फ विधुरी गाली देते हैं। आपके उसमें सिर्फ और सिर्फ गालियां हैं। ऐसे लोगों को भर रखा है आपने। तो इसलिए यहां पर ये, और दिमागी नक्सल कह रहे हैं। दिमागी नक्सल अगर जंतर मंतर वाले थे तो हाँ थे। अगर आप मुझे कह रहे हैं तो हाँ हूं, मैं दिमागी नक्सल हूं, बिल्कुल हूं, खुले तौर पे हूं, क्योंकि मेरे पास दिमाग है। और मेरे पास दिमाग होना, पढ़ा लिखा, मेरे माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया है, इसलिए दिमाग है, इसलिए पढ़ा लिखा, और इसलिए आज जो भी हूं अपने दम पे हूं। लेकिन आप दिमागी नक्सल कह के गालियां मत दीजिए प्रधानमंत्री जी। आप गाली दे रहे हैं। आप 15 अगस्त को आपने रोड मैप आपको देना चाहिए था कि देश को किस दिशा में हम लेके जाएंगे। आपको यह बताना चाहिए था कि अगले 1 साल में हम देश किस दिशा में ले जाएंगे और पिछले 12 सालों में हमने देश को कहां तक पहुंचाया है। आप पहले लेखा जोखा ही दे दीजिए कि पिछले 12 साल में आपने देश को कहां पहुंचाया है। आपने रुपए का डिवैल्यूएशन करवा दिया। आपने भारत के बाहर आप जाके देखिए। आप तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या कह दिया कि आप लोग मत जाइए विदेश, लेकिन जो लोग विदेश जा रहे हैं वही बता दें। विदेश में ही हमारे इस कार्यक्रम को जो साथी इस वक्त देख रहे हैं वही बता दें कि विदेशों में हमारी इज्जत जो पहले होती थी वो इज्जत आज है क्या। मेरे कई दोस्त हैं, मैं तो खुद बाहर पढ़ा हूं, बाहर रहा हूं, 11 साल विदेश में रहा और आधी दुनिया घूम चुका हूं। विदेशों में जो इज्जत होती थी आज होती है क्या। मेरे दोस्त लोग बोलते हैं, गालियां देते हैं, हिंदुस्तानियों को गालियां देते हैं, ये इज्जत बना दी है। उसके बाद आप कहेंगे आपने 12 साल का कोई रोड मैप नहीं दिया। आपने नहीं बताया कि 12 साल में हम देश को किस दिशा में लेके गए। आपने यहां महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके बीच भेद करने की कोशिश की। 2023 में आप जब महिला बिल लेके आ गए तो फिर अभी आप क्यों कह रहे थे कल लाल किले की प्राचीर से कि मैं अपने विपक्षी साथियों से कहूंगा, राज्यों से कहूंगा कि महिला आरक्षण बिल पास करवाएं। अरे भाई, किसको मूर्ख बना रहे हो?
सब लोग आ गए पकड़ के सामने। देश के सबसे बड़े वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। उन्होंने कहा कि आप किसको मूर्ख बना रहे हो। मैं कह रहा हूं एक पत्रकार होने के नाते, एक विश्लेषक होने के नाते, कि आप किसको मूर्ख बना रहे हो। आपको यह बताना पड़ेगा कि आपने 2023 में कांग्रेस के समर्थन से महिला आरक्षण बिल पास कराया था, उसमें आपने ये क्यों रखा कि 2029 के बाद इसको, परिसीमन के बाद इसको लागू करेंगे। अरे भाई आज लागू करो ना, 540 सीटें हैं संसद में, उसमें दे दो 33%। आपको 540 सीटें पुरुष प्रधान देश में पुरुषों के हवाले करना है और महिलाओं को किनारे रखना है। उसके बाद आप कहोगे कि जो बचेगा फिर अब बढ़ा देंगे तब महिलाएं आएंगी। मतलब जो खाना है उसमें बांट के नहीं खाएंगे, और उसमें तो वो तो मेरा हक है और आपको खाना है, आप महिला आपको खाना है ना, लेके आइए पहले, यानी परिसीमन करवाइए, और फिर आपको जब सीटें बढ़ा दी जाएंगी तब आपको हम आरक्षण देंगे। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया है। मूर्ख बनाओ किसको? ये देश को आप मूर्ख बना रहे हो। उसके बाद हमारे मीडिया के साथी लोग भी ऐसे ही मूर्ख बनाते हैं दुनिया को, देश को। वो लोगों को अपने उसमें, क्योंकि उनको जो वहां से मिलता है वही बताते हैं। तो इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है अंशिता, ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश में। और आप 12 साल का लेखा जोखा नहीं दे रहे हैं। आप पहले अर्बन नक्सल कहते थे, अब आप दिमागी नक्सल कह रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे हैं कि भाइयों जंतर मंतर पे जो हुआ उससे मैं दुखी हूं। हमने जिस हमारे मंत्री से, शिक्षा मंत्री से जो इस्तीफा हमको ले लेना चाहिए था, कम से कम अभी से 3 महीना पहले, उस शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए आप लोगों को आंदोलित होना पड़ा। 36 दिन तक गर्मी में 45 डिग्री 48 डिग्री तापमान में आप लोगों को भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा। आप ये बात तो कह नहीं रहे हो। आप ये नहीं कह रहे हो कि आप लोग मेरे से नाराज हो, चलिए आप अपनी नाराजगी दूर कीजिए, ये बात आप नहीं कह रहे हो। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए अपने हिसाब से सब कुछ, आप अपने हिसाब से उसको करना। हम सुन भी सकते हैं पीएम मोदी का वो बयान जिसके कारण अब वो बुरी तरह फंसे हुए हैं, सुनिए। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। तो अभी हम सुन रहे थे पीएम मोदी को, किस तरह से उन्होंने खुद को बचाने की यहाँ पर कोशिश की। यहाँ पर एक बार फिर छात्रों को, उन तमाम लोगों को घेरने की कोशिश की जो उनसे सवाल पूछ रहे हैं। जी राजीव जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं वही कह रहा था कि सुन लिया अभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, दिमागी नक्सल। आप दिमागी नक्सल की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ये तो बताना पड़ेगा कि ये दिमागी नक्सल कौन है। खुल के बोलिए ना प्रधानमंत्री जी, डर क्यों रहे हैं आप बोल दीजिए खुल के कौन कौन है दिमागी नक्सल। या आप बताइए कि उसी जमात में आप भी हैं, इसलिए क्योंकि आपके पास भी दिमाग है। या आप बता दीजिए कि आपके पास दिमाग नहीं है, जिसके पास दिमाग है वो नक्सल है। ये बताइए। ये बयान हाँ नहीं, ये बता दीजिए ना कि आपके पास दिमाग नहीं है। आपके पास दिमाग है तो आप बताइए कि दिमाग है और मैं भी दिमागी नक्सल हूं। मैं तो कह रहा हूं कि हाँ, आपने, मेरे पास दिमाग है, मैं अभी बात कर रहा हूं, मैं पत्रकार हूं और मैं जिम्मेदारी के साथ, मुझे इतने लोग देख रहे हैं और बाद में भी देखेंगे, तो ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मेरे पास दिमाग है और प्रधानमंत्री के हिसाब से मैं दिमागी नक्सल हूं। लेकिन प्रधानमंत्री के पास ये 2 बातें हैं, या तो बता दें कि मैं उनके पास दिमाग नहीं है, और दिमाग नहीं है तो फिर वो प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। उस पद पे दिमाग वाला आदमी बैठना चाहिए। और अगर दिमाग है तो क्या वो भी दिमागी नक्सल है? भाई हथियारी नक्सल की बात तो यहां हो ही नहीं रही है। आप कहिए कि हथियारी नक्सल, आपने तो विभेद कर दिया ना हर चीज में। देखिए यहां भी बांटने की बात कर दी उन्होंने। नक्सल है, नक्सलिज्म इज नक्सलिज्म। जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते थे, उन्होंने वो बहक गए, भटक गए, जो भी हुआ उनकी लड़ाई में। नक्सलवाद पे बात नहीं करूंगा क्योंकि नक्सलवाद पे मैंने बहुत काम किया है, मेरा कार्यक्षेत्र नक्सलवाद रहा है। जब मैं हिंदुस्तान लौट के आया और पत्रकारिता की तो मेरा कार्यक्षेत्र था नक्सलवाद। तो इसलिए मुझे, और छत्तीसगढ़ आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म, छत्तीसगढ़, फिर उधर गढ़चिरौली, महाराष्ट्र का पार्ट, फिर उड़ीसा का पार्ट, पूरा नक्सल बेल्ट, फिर झारखंड का पार्ट, ये सब कुछ नक्सल, सारा नक्सल बेल्ट था। नक्सल में भी आपने बंटवारा कर दिया, अर्बन नक्सल और जंगल वाला नक्सल। अब आप कह रहे हैं हथियारी नक्सल, दिमागी नक्सल।
आप पुरुष महिला हिंदू मुसलमान गांव समाज देश सब में बंटवारा, सिर्फ बांटना है, सिर्फ बांटना है। आपकी राजनीति बांटने वाली राजनीति, सिर्फ यही करना है। कौन सी आप प्राचीन, आप बैठे हुए हो, आप गए वहां पे, कितने लड़खड़ा रहे थे कल देखा आपने? बिल्कुल 76 मिनट के भाषण में कई बार लड़खड़ा पूरा। तो इसलिए आप जब कल सुनने में आया कि टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं, हम लोग तो विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर ही बात करते हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे, जब भी जितनी बात करनी हो। हम तो पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है कि सामने रखा हुआ है, पढ़ रहे हैं। तो इसलिए जितनी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़खड़ाते नजर आए, चलिए ये आपकी मर्जी, आपका जो भी, लेकिन मेरा यही सवाल है अंशिता कि क्या दिमाग अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं हैं, पहली बात। और अगर आपके पास दिमाग है तो क्या आप दिमागी नक्सल हैं? आप ये दो में से कोई एक बात बता दीजिए। भाजपा के कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी प्रवक्ता, IT सेल के प्रमुख, वही बता दे कि हाँ प्रधानमंत्री के पास दिमाग नहीं है, और है तो वो भी नक्सल हैं, ये बता दें। दूसरी लेकिन महत्वपूर्ण, यहाँ पे ये इसको पता क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बकवास, इसी को कहते हैं बकवास करना। और जब आप वहां लाल किले की प्राचीर पे हैं तो वहां से देश दुनिया आपके भाषणों को, प्रधानमंत्री के भाषण को दुनिया देखती है, सुनती है, बहुत गंभीरता के साथ सुनती है कि भारत का आगे का रोड मैप क्या है, आगे की प्लानिंग क्या है, भारत किस दिशा में जाना चाहता है। हम तो पिछले 5-7 साल से 2047 ही सुन रहे हैं। 2047 में भारत विकसित भारत हो जाएगा। 2047 में पता है अभी कितना साल आना है? 21 साल बाकी है अभी 2047 में। 2026 में हम हैं, 21 साल बाद हम होंगे ना होंगे, मोदी होंगे ना होंगे, लेकिन 21 साल बाद भारत विकसित होगा कि नहीं होगा, ये आप तो कहते थे, ये प्रधानमंत्री कहते थे कि कांग्रेस के लोग लंबी लंबी बातें करते हैं कि इसमें ये कर देंगे, 2020 में वो हो जाएगा, 2015 में ये हो जाएगा। जब आए थे तो ऐसे भाषण देते थे, मैं लंबी बात नहीं, मैं तो छोटी बातें करना पसंद करता हूं। अरे भाई, अपनी बातों पे आप टिके रहिए। मोदी जी, आपने कहा था 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, आपने कहा था सबके सिर पे छत हो जाएगी, हो गई? किसानों की आय दोगुनी हो गई? आपने किसानों को भी कह दिया था नक्सल हैं, मवाली हैं, आतंकवादी हैं। किसान जब आंदोलन पे थे तब आपने उनको भी यही कहा था, आपके लोगों ने कहा था। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह बात सोचनी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुनबे के लोग कह क्या रहे हैं और वो किस दिशा में देश को प्रधानमंत्री ले जाना चाहते हैं। पहली बार, अभी आप वंदे मातरम का जिक्र कर रही थी, कल वंदे मातरम पहली बार हुआ वहां, सही बात है, पहली बार गवाया गया। वंदे मातरम क्या राष्ट्रगीत नहीं था? था पहले से। आप वंदे मातरम क्यों लेके आए? उसके 6 के 6 पैराग्राफ को क्यों लेके आए? इसलिए लेके आए क्योंकि उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिससे हमारे देश के जो मुस्लिम समुदाय हमारा, वो उससे परहेज करता है, उसको गाने से परहेज करता है। लेकिन शुरुआत के जो 2 पैराग्राफ हैं वो सामान्य हैं। अच्छा, बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ, और इनको लोगों ने अंगीकार किया, देश ने अंगीकार किया राष्ट्रगीत के रूप में। कांग्रेस पार्टी अपने हर अधिवेशन की शुरुआत में वंदे मातरम गाती रही है, अपने अधिवेशन के समापन में जनगण मन गाती रही। तो देश की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी पार्टी ने तो इसको पहले से अंगीकार कर रखा था। हमारे देश ने राष्ट्रगीत के रूप में इसको अंगीकार कर रखा था। फिर आपको क्या दिक्कत हुई? क्योंकि आपको इसमें भी पॉलिटिक्स, और कल वंदे मातरम पे एक और कहानी हो गई है। आप बताएंगी या मैं बताऊं? बिल्कुल, जिस तरह से एक वीडियो सामने आया है, क्योंकि पहली बात तो यही है कि विपक्ष ने इस बार लाल किले जाने से विरोध किया था, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचे थे, उस पर भी बहुत ज्यादा घेरने की कोशिश की गई। लेकिन ऐसा उनकी तरफ से क्यों किया गया, इसकी कहानी हर कोई जानता है राजीव जी। हमने इसी मंच से उस पर चर्चा भी की है कि किस तरह से लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, जो शैडो PM है, जो केंद्रीय मंत्री के दर्जे पर आते हैं, उनको पीछे की पंक्ति में बिठाया गया था जब 2024 में इसी तरह से जो है लाल किले पर 15 अगस्त का कार्यक्रम था, और उस दिन किस तरह का व्यवहार विपक्ष के नेता के साथ किया गया था। उसके बाद से विपक्ष नहीं पहुंच रहा है, ये सच्चाई है उसके पीछे ना जाने की। लेकिन उसको भी पूरी तरह घेरने की कोशिश, बीजेपी IT सेल इसी में लगा हुआ है कल से कि अपमान किया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, खैर अभी फिलहाल वंदे मातरम का जिक्र यहां पर क्योंकि हो रहा है, तो जब मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जब वहां पर झंडा फहराया जा रहा था, उसका एक वीडियो तेजी से आ रहा है सामने, वह वंदे मातरम वहां बज रहा था और उस
उसको लेकर अब बीजेपी के लोगों का ये कहना है कि अपमान किया गया वंदे मातरम का। सोनिया गांधी, राहुल गांधी वो उसे या मल्लिकार्जुन खड़गे वंदे मातरम को रोकने की कोशिश करते दिखाई दे रहे, जबकि उसके पीछे की सच्चाई ये है कि क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र है, वो बीमार भी रहते, कई बार इसको देखा भी गया है। ये कुर्सी की बात कह रही थी सोनिया गांधी। एक्चुअली वो सच्चाई ये है कि 2 पैराग्राफ होने के बाद और मल्लिकार्जुन खड़गे काफी देर तक खड़े नहीं हो सकते हैं, तो सोनिया गांधी कह रही थी कि इनके लिए कुर्सी ला दो, ये बात हो रही थी। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और कुछ नहीं था। देखिए, ये सब क्रिएट करने और वो भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश होती है जो यहां की जा रही है। बीजेपी को कुछ ना कुछ मसाला चाहिए, वो मसाला मिल नहीं पा रहा है और उनका जो भोंपू मीडिया, गोदी मीडिया है, वो भोंपू बजाता रहता है और पूरे देश को बरगलाता रहता है, वही हो रहा है। लेकिन दूसरी चीज, इस भोंपू मीडिया को, इस गोदी मीडिया को वो तस्वीरें नहीं दिखाई दी जब भाजपा के झंडे लहराए जा रहे हैं इस देश में। छत्तीसगढ़ के धमतरी में, ऐसे ही किसी एक जगह और भी है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पश्चिम बंगाल का एक और जिला है, वहां पे 2 तस्वीरें आई, देख के मैं चौंक गया कि अपने राष्ट्रीय ध्वज की जगह, तिरंगा की जगह आप भाजपा का झंडा लहरा रहे हो, फहरा रहे हो उसी ढंग से। ये कौन सी तमीज है? ये किसने क्या ये भाजपा के लोगों को नहीं दिखाई दे रहा? भाजपा का नेता कर रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा? तो आप अगर भाजपा का झंडा लहरा रहे हैं इस देश में, इससे दुखद और क्या हो सकता है? आप जनगण मन या इसमें वंदे मातरम राष्ट्रगीत में आपको लगता है कि राष्ट्रगीत, सोनिया गांधी ने राष्ट्रगीत का अपमान कर दिया। आप तो हर जगह झूठ पे झूठ परोस रहे हैं। राहुल गांधी पे ऐसे ही आपने, जब फिर ओरिजिनल वीडियो सामने आता है तो फिर आपको लगता है, आपको कहा जाता है कि नहीं, फिर आप बताते हैं कि नहीं जी, हाँ यहाँ मीडिया वाले भी पीछे दुबक जाते हैं, क्योंकि आप वहां पे डॉक्टर्ड वीडियो लेके आते हैं। लेकिन आप ये तो बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा कल भाजपा के लोगों ने क्यों फहराया, वो भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों ने, श्रम मंत्री, हाँ, क्यों फहराया बता दें? बिल्कुल, और ये सारी चीजें क्योंकि इसमें बीजेपी घिरती हुई दिखाई दे रही है। पीएम मोदी ने जो भाषण दिया उस पर बीजेपी घिरती हुई दिखाई दे रही है, तो उस पे एक तरह से मामले को, जैसा कि हमेशा बीजेपी करती है, मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश, और वंदे मातरम जैसा एक मामला जबरदस्ती उठाकर, जिसकी सच्चाई पीछे की कुछ और है। और वैसे भी राजीव जी, ये आदत रही है बीजेपी की, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर कितना पैसा बहाया गया गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, ये लगातार कोशिशें की जा रही हैं और अभी भी बीजेपी उसी पैटर्न पर चलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस के खिलाफ जब ये मुहिम एक तरह से शुरू की गई, घेरने की कोशिश की गई सोनिया गांधी को, पूरे बीजेपी की तरफ से, आईटी सेल की तरफ से तमाम तरह के आरोप लगाए गए, तो उसमें इंडिया गठबंधन यहां पर बेहद मजबूती से खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे इंडिया गठबंधन ने एक सुर में कांग्रेस का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। संजय राउत का बयान हम सुन सकते हैं, किस तरह से उन्होंने बीजेपी पर काफी नाराजगी जाहिर की है और बीजेपी का क्या रवैया है, बीजेपी की क्या रणनीति, क्या राजनीति रहती है, उस पर हमलावर होते दिखाई दिए। हम चाहेंगे कि हम संजय राउत को सुने कि क्या कुछ कहा है उन्होंने, किस तरह से वो नाराज दिखाई दे रहे हैं और कैसे इस पूरे मामले में यहां पर बीजेपी उल्टा एक बार फिर घिरती दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि अभी बीजेपी के जो भी दाव हैं वो बैकफायर होते दिखाई दे रहे हैं। और राहुल गांधी को लेकर तो जिस तरह से बीजेपी हमलावर है लगातार, उसमें भी बीजेपी उल्टा फंसती हुई दिखाई दे रही है। और राहुल गांधी ने अभी पिछले दिनों, उनका वो बयान बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, जब रचनात्मक कांग्रेस कार्यक्रम में वो पहुंचे और उन्होंने कहा हम इन्हें पागल कर देंगे, और वो तस्वीर आज राजीव जी दिखाई दे रही है कि वाकई में ये हालात होते दिखाई दे रहे हैं बीजेपी वालों के। यहां पर बीजेपी का झंडा फहराना, ये भी कहीं ना कहीं उसी तरफ इशारा करता है कि सही सोच समझ सूझ बूझ खत्म हो चुकी है। और पीएम मोदी का ये भाषण, ये तो अपने आप में राहुल गांधी के उस बयान को पूरी तरह चरितार्थ करता है। एक्चुअली क्या है ना, ये दिवालियापन है, ये दिवालियापन है, पॉलिटिकल दिवालियापन इसको कहते हैं। और वो इसलिए क्योंकि आप तिरंगा की जगह आप भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएंगे और उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप हैं, निशिकांत दुबे जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो चुप हैं, देश का गृह मंत्री चुप है। ये अपने आप में ये अपमान है तिरंगे का, ये तिरंगे का अपमान है। और इस अपमान को ढकने के लिए आप कहीं वंदे मातरम का अपमान सोनिया गांधी ने किया, राहुल गांधी ने किया, कांग्रेस ने ऐसा किया वैसा किया। भाई ये सब करने की तरफ आप लेके जा रहे हैं।
तो इसलिए ये साफ है अंशिता कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर आके बताना चाहिए कि आखिर उनके लोगों ने, उनकी पार्टी के लोगों ने, वो भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों ने तिरंगा की जगह पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा क्यों लहराया, क्यों फहराया। बिल्कुल, हम संजय राउत को सुन लेते हैं पहले, क्या कुछ कहा है उन्होंने। वंदे मातरम के अब 6 कड़वे हैं, 6 पैराज है, वो कंपलसरी की है, जिसकी जरूरत नहीं थी। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम और आगे की 4 लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसने जो कानून बनाया है वो कानून है 6 के 6 आपको गाना पड़ेगा, लेकिन जब ये कानून पार्लियामेंट में पास हो रहा था तो देश के गृह मंत्री नहीं थे और प्रधानमंत्री भी नहीं थे। तो यही सबसे बड़ा अपमान है ना। वंदे मातरम का अपमान करने वाले के खिलाफ सख्त कानून एक बन रहा था और उस वक्त देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री सदन में उपस्थित नहीं थे। तो ये क्या है, भगत सिंह फांसी पर चला गया, वो पूरा वंदे मातरम नहीं गा रहा था, सिर्फ वंदे मातरम की गर्जना कर रहा था। जो भी हमारे क्रांतिकारक फांसी पर गए या स्वतंत्रता संग्राम में जेल में गए, वो सिर्फ वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद ये 2 ही शब्दों का इस्तेमाल करते थे और लोगों में चेतना। तो अभी हम संजय राउत को सुन रहे थे, किस तरह से उन्होंने बताया कि अपमान करने वाले तो ये बीजेपी के खुद ही लोग हैं। गृहमंत्री अमित शाह पर एक बार फिर हमलावर दिखाई दी और गृहमंत्री अमित शाह तो लगातार अभी पिछले दिनों नाराजगी का शिकार रही हैं। विपक्ष उन्हें लगातार बुलाता रहा, वो नहीं आए। 12 तारीख को उन्होंने खुद बयान देकर कहा कि मैं कल आऊंगा, लेकिन 13 तारीख को आकर उन्होंने क्या कहा ये पूरी दुनिया ने देखा, देश ने देखा और उसके बाद से छात्रों का गुस्सा और बढ़ ही गया है, क्योंकि ये एक तरह से अपमान था पूरे सदन का। जिस तरह से विपक्ष लगातार कह रहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि क्या जिस तरह से अमित शाह कह रहे हैं कि मैं रोज संसद के अंदर आता हूं, तो क्या उन्हें ऑफिस में बैठने की सैलरी मिल रही है? ये सवाल लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से पूछा गया और उसी बात का जिक्र यहां संजय राउत ने भी किया कि असल में अपमान तो ये लोग करते हैं कि जब ये कानून बनाया जा रहा था, जब ये नियम बनाया जा रहा था, उस वक्त खुद गृहमंत्री वहां पर मौजूद नहीं थे। तो ये सारी चीजें यहां पर लगातार, जिसका हम जिक्र यहां कर ही रहे हैं राजीव जी, कि बीजेपी जो भी कोशिश इस वक्त कर रही है वो उसमें उल्टा घिरती हुई दिखाई दे रही है। यानी एक तरह से बीजेपी के उल्टे एक दिन यहां शुरू होते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, अब देखिए उल्टे दिन हैं कि सीधे दिन हैं, ये तो देश की जनता तय करेगी जब वोट की बारी आएगी। और उससे पहले देश की जनता को ये भी तय करना होगा कि आने वाले समय में चुनाव ठीक से हों, चुनाव में चोरी ना हो। चुनाव में भी बहुत धांधली चल रही है। ज्ञानेश बाबा जो हैं, ज्ञानेश कुमार जी, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है उसको भी तय करने का वक्त आ गया है। जैसे सीजेआई की अकाउंटेबिलिटी क्या है ये तय कर रहे हैं छात्र, बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अकाउंटेबिलिटी क्या है ये छात्र तय कर रहे हैं। स्कूलों में और खासकर जो प्राथमिक विद्यालय हैं गांव-गांव में, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी जो अपनी जो डीएम और कलेक्ट्रेट के जरिए जो स्कूल का संचालन किया जाता है, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय हो रही है। ऐसे ही ज्ञानेश बाबा की अकाउंटेबिलिटी भी तय होनी चाहिए कि देश में निष्पक्ष चुनाव हो, चुनाव में धांधली न हो और किसी पार्टी विशेष के लिए ज्ञानेश कुमार काम करते हुए नजर ना आए, ये भी होना चाहिए। लेकिन इन सबके बीच जो अब ये देखिए, ये विजुअल दिखा रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी का, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत शर्मिंदगी हो रही है मुझे ये दिखाने में। ये हम जो दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, आप देख लीजिए, ये बहुत शर्मिंदगी के साथ दिखा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा ये फहराया जा रहा है और ये झंडा ये जो है ये कलकत्ता का, ये कलकत्ता नहीं, ये पश्चिम बंगाल का और किसी श्रम मंत्रालय का है। दूसरा धमतरी का भी है, जो छत्तीसगढ़ का धमतरी, वहाँ पे भी। तो ये सब आखिर छत्तीसगढ़ के धमतरी का भी एक विजुअल है, वो भी दिखा सकते हैं। ये क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लोग या देश के प्रधानमंत्री, अभी रहने दीजिए राष्ट्रगीत राष्ट्रगान, वहां पर किसने क्या किया, अपमान किया, क्या किया। आप तो सबसे बड़ा अपमान हमारे देश के जो स्वतंत्रता संग्राम के जो हमारे, जिन्होंने देश के नाम अपने आप को न्यौछावर कर दिया, ये उनका अपमान है। ये उनका अपमान है। ये भगत सिंह का अपमान है। ये शहीद राजगुरु का अपमान है। ये चंद्रशेखर आजाद का अपमान है। ये गांधी जी का अपमान है। ये नेहरू का अपमान है। सबका अपमान है। जो हमारे पूर्वजों का अपमान है।
कि आप तिरंगा की जगह पे आप भगवा झंडा लहरा रहे हो, वो भी भगवा भी नहीं, ये अपनी पार्टी का झंडा लहरा रहे हो, ये कर रहे हो आप, ये बताने, ये दिखा रहे हो आप। मतलब आप जिस दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल अब जिस मत दिखाइए, इसको स्क्रीन पर मत लाइए, बिल्कुल मत दिखाइए, ये कचरा है, कबाड़ है, ये घटिया है। बिल्कुल आप जिस तरह की बातें करते कि देश को आजादी 2014 के बाद मिली है, वही आप हरकत भी करते हुए दिखाई बिल्कुल, दे रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देखकर किसी का भी मतलब खून खौल उठेगा, खून खौल उठेगा। ये आप इस ढंग से कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी का झंडा तिरंगा की जगह पे लहरा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। आप क्या दिखाना चाहते हैं? ये इतना अपमान सहेगा हिंदुस्तान? बिल्कुल नहीं सहेगा। ये आप हिंदुस्तानियों का, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान आपकी पार्टी कर रही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी। और आप इधर लंबी लंबी बातें कर रहे हैं वहां से, लाल किले की प्राचीर से दिमागी नक्सल कह रहे हैं। पहले अपने दिमाग को, अपने साथियों के दिमाग को दुरुस्त करवाइए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इस ढंग से नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। और आप भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहे हैं आप, और उसके बाद में आप, मीडिया खामोश है। मीडिया का एक धड़ा बिल्कुल सांप सूंघ जाता है। आपको बोलने की हिम्मत नहीं है, विरोध करने की हिम्मत नहीं है। ये इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है कि आप तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। ये तिरंगे का अपमान है, और तिरंगे के अपमान की सजा है। क्या इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है? यह पूछा जाना चाहिए कि एफआईआर दर्ज हुई इन लोगों के खिलाफ। अगर नहीं हुई है तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। यह अपमान है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, और यह नहीं होना चाहिए। और ये इसकी जितनी भर्त्सना हो यह कम है, ये कम है। और इसीलिए चाहे सीजेआई हो, चाहे बीसीआई के अध्यक्ष मदन कुमार मिश्रा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे ऐसे सबका विरोध होना चाहिए, मैं तो कहूंगा। क्योंकि आप लोग देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप देश के पक्ष में काम नहीं कर रहे हैं। माफी चाहूंगा, आप दमन करना चाहें आप दमन कीजिए, लेकिन जो बोलना होगा वो बोलेंगे। क्योंकि ये देखकर किसी का भी खून खौलेगा कि तिरंगे की जगह आप क्या कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी अपने यहाँ पॉकेट में 3 कलर का तिरंगे की तरह आप लेके आए थे। वो क्या था? लाल कलर लेके आए थे। वो गेरुआ कलर नहीं था। वो जो हमारा केसरिया कलर है वो केसरिया नहीं था। क्या आपको लाल कलर, आप कहां का झंडा लगा के आए थे? इटली का? कहां का लगा के आए थे? पूछा तो जाएगा प्रधानमंत्री से कि आप अपनी जेब में जो आप पहने हैं प्रधानमंत्री को दिखा सकते हैं। और सब लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ये बताइए कि आप यहां पर 3 कलर आप लेके आए थे, वो तीनों कलर कौन कौन से हैं? लाल कलर हमारे झंडे में नहीं है। लाल कलर हमारे झंडे में लाल कलर नहीं बल्कि केसरिया कलर है। वो कहां है? ये देख लीजिए स्क्रीन पे, हम हमारे इसमें दिख रहा है, हमारे न्यूज रूम में ये बलून्स दिख रहे हैं। ये क्या है? ये झंडा देखिए, ये क्या है? ये क्या है? केसरिया है। मोदी जी को बताना पड़ेगा। मोदी जी का वो देखो, मिला लो मोदी जी का जरा एक्सपोज कीजिए। मोदी जी का रोकिए जरा, ये देखिए, स्टिल कीजिए, ये देखिए मोदी जी ने क्या लगाया है। वो केसरिया कलर है? नहीं है। तो इसलिए ये सीधा इस हमारे तिरंगे का अपमान है। इसकी सजा मिलनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जिन लोगों ने अपमान किया उनके खिलाफ। लेकिन आप प्रधानमंत्री हैं, आप जो चाहेंगे सो करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कुछ नहीं तो आप अपनी गाड़ी पे एक भारतीय जनता पार्टी का इतना सा झंडा सामने लगा लेते हैं और दंदनाते हुए जाते हैं। आपको 7 खून माफ, यही होता है। टेनी को आपने देख लिया, कुचल दिए थार से, थार ले लिए और चल दिए, निकल लिए कि जिसको चाहे उसको कुचल दें और 7 खून माफ हो जाएगा। तो ये नहीं होता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी चीज की हद होती है, हद को क्रॉस कर दिया गया है और वो दिखाई दे रहा है। अंशिता, ये दुर्भाग्यपूर्ण, जिस तिरंगे को हम सम्मान करते हैं, सिर नीचे करते हैं, इस तिरंगे का मतलब क्या है? इस तिरंगे का मतलब हमारे बलिदानियों के सामने हम सिर उनका नमन करते हैं। हम जिनके कारण आज हम आजादी से सांस ले पा रहे हैं उनका नमन करते हैं। जिनके कारण आज हम बोल पा रहे हैं उनका नमन करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? उनके प्रति कितना सम्मान है? आपने जब नरेंद्र मोदी जी, आपने जब यहां पे ये 3 कलर लगाए तो आपने देखा कि लाल है कि केसरिया है? आपने नहीं लगाया, आपने नहीं देखा, वो केसरिया नहीं है। तो इसलिए ये बहुत कुछ है। और आप क्या करेंगे जी? और कलर उल्टे भी है सर, पैटर्न भी उल्टा है। वो भी उल्टा है। उसमें भी नीचे हरा रंग होना चाहिए।
यानी सबसे पहले हरा, फिर सफेद, फिर पीछे लाल। लाल नहीं बल्कि केसरिया, केसरिया। पीएम ने तो लाल हाँ, लगाया है। पीएम ने पहले, पीएम ने लाल लगा दिया पहले। ये क्या करना चाह रहे हैं? ये क्या है? ये आयरलैंड का झंडा। हाँ, ये आयरलैंड का झंडा, देखिए ये आयरलैंड का झंडा है। चलिए, इटली नहीं, आयरलैंड का झंडा लगा। क्या अब यही करेंगे कि हर साल एक झंडा लगा के हम आएंगे? हम अपने देश का झंडा नहीं, किसी और देश का झंडा लगा के आएंगे? अपने झंडे की जगह तो भाजपा का झंडा फहराया जा रहा है ना। ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है, ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये नहीं होना चाहिए। ये इसकी घोर भर्त्सना होनी चाहिए। और ये मैं तो कहूँगा कि हमारे मीडिया के साथी, जो लोग कान में तेल डाल के, आंखों पर पट्टी लगा के, जो लोग लेटे हुए सोए हुए हैं और उनको लगता है कि कहीं से पैसा आ जाता है, हमारी रोजी रोटी चल रही है, अगर आप में थोड़ी सी भी गट्स है तो आप ऐसी चीज़ों का विरोध कीजिए। आप जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। आज हमारे ऊपर, कल आपके ऊपर भी होगा, ये मान के चलिए। आज नहीं तो कल सब नपेंगे, सब जाएंगे। आग लगेगी तो आएंगे, सिर्फ हमारे घर ही जद में नहीं, आपके घर भी आएंगे। यहां सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है, कहा है ना राहत इंदौरी ने, तो वही चीज है कि यहां अगर आग लगी है तो आज नहीं तो कल आप भी आओगे जद में। इसीलिए ये बात समझने की जरूरत है। जंतर मंतर से लेकर लाल किले की प्राचीर तक जितनी घटनाएं घटी हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम इस देश के हित में, युवाओं के हित में, जेन जी के हित में, जेन अल्फा के हित में अपनी बात रखेंगे। उन्होंने नहीं रखी बात, उन्होंने सीधे सीधे दिमागी नक्सल कह दिया। यानी आप लोग अगर उनके हित के बारे में सोचेंगे, अगर हम उनके हित के बारे में सोचेंगे, युवाओं के हित के बारे में, तो हम दिमागी नक्सल हैं। आप सोचेंगे तो आप दिमागी नक्सल हैं। जितने लोग भी उनके हित में सोच रहे हैं वो दिमागी नक्सल हैं, और बाकी जो हैं वो अपना राज करें। ऐसे नहीं चलता है। हर 5 साल में सत्ता बदलती है। आप सत्ता पे तीसरी बार काबिज हो गए हैं, तो तीसरी बार कैसे काबिज हुए, दूसरी बार कैसे काबिज हुए, ये देश की जनता ने देखा है। इसीलिए जरूरी है कि अभी भी चेत जाइए। ये दूसरा देखिए, बिल्कुल, ये विधायक है, ये उल्टा झंडा फहरा रहे हैं। उल्टा झंडा फहरा। हम चाहेंगे कि इसको फुल स्क्रीन पर लेकर आएं कि किस तरह से उल्टा झंडा फहराया गया है। और एक और मामला, देवेंद्र फडणवीस ने तो गाना ही गलत गा दिया। सनम तेरे लिए है वतन तेरे लिए की जगह सनम तेरे। एक्चुअली देवेंद्र फडणवीस जी जो है ना, अपनी पत्नी से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। उनकी पत्नी जो हैं वो रील बनाती हैं, आपको पता है ना। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी बहुत शानदार रील बनाती, बहुत सम्मान है और बहुत उनकी पत्नी जो है टैलेंटेड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कम से कम आप गाना तो ठीक गाइए, सनम वनम करते रहिए, बाद में घर में जाके कर लीजिए। लेकिन कम से कम जो राष्ट्रगान है या राष्ट्र के प्रति समर्पित कुछ गाने हैं, उसको तो ठीक से गाइए। ऐ सनम तेरे लिए करते रहिए फिर। तो इसलिए रहने दीजिए, देवेंद्र फडणवीस की क्या बात करूं। लेकिन ये सब चल रहा है इस देश में। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हम रख देंगे, और उसके बाद आप इन सबको ना दिखा के क्या करोगे, सोनिया गांधी को दिखाओगे। सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया। अरे भाई, सोनिया गांधी और उनकी पार्टी ने पिछले 135, 140, 142 साल से, और उसमें ये मान लीजिए कि 1887 मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, जो पहली बार अधिवेशन में गाया गया जनगण मन, उसके बाद से अभी तक उनके हर अधिवेशन में गाया जाता है ये वंदे मातरम। जनगण मन नहीं, वंदे मातरम अभी भी गाया जाता है। उतना सम्मान है वंदे मातरम का। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्र के प्रति जो भी समर्पित गाने हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित लोगों के प्रति भावनाएं, ये सब कुछ हम लोगों के प्रति हमारे नतमस्तक, हम हमेशा नतमस्तक होते हैं उनके सामने। लेकिन कम से कम आप तो ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण काम मत कीजिए। आप तो सीधे सीधे तिरंगा का अपमान कर रहे हैं। आप सीधे सीधे इस देश के बुद्धिजीवियों का अपमान कर रहे हैं। आप सीधे सीधे इस देश के युवाओं का अपमान कर रहे हैं। आप सीधे सीधे इस देश के बच्चों का अपमान कर रहे हैं। आप ये तो मत कीजिए। आप ये कर रहे हैं, इसलिए तकलीफ है। ये तकलीफदायक है, ये अंशिता तकलीफदायक है। और इसीलिए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से सोचने की जरूरत है कि 2026 का 15 अगस्त जो देना चाहिए था इस देश को, आप नहीं देकर आपने क्या किया। इस देश को के साथ बंटवारा मत कीजिए। देश पहले बंट चुका है, अब बंटवारा मत कीजिए। आपने बंटवारे की याद बार बार दिलाने के लिए आपने क्या किया, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाना शुरू कर दिया।
उसके पीछे का मकसद क्या है वो योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को गाली देना जी, योगी आदित्यनाथ ने खुद बता दिया। उसके पीछे का मतलब है कांग्रेस को गाली देना, और कुछ नहीं है। आप उसमें भी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। आप जख्म पे मरहम की जगह नमक डाल रहे हैं। आप नमक डालने तो बंटवारा करते रहिए, आप बंटवारा करके बांट के, ये अंग्रेजों का काम था, बांटो और राज करो, ये अंग्रेजों का दिया हुआ था। आप मत बनिए अंग्रेज, आप कम से कम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रह के हिंदुस्तान के की जनता के प्रति प्रेम दिखाने की कोशिश कीजिए। एक अच्छी जो लोक कल्याणकारी सरकार दीजिए जिसमें जनता का हित समाहित हो, जनहित के मुद्दे को आप लेके आने की कोशिश कीजिए ना। जनता के आपने क्या क्या, मनरेगा खत्म कर दिया, आप क्या लेके आए? जय राम जी, क्या ये राम जी है? ऐसे ही कुछ है ना, जी राम जी, जी राम जी, जी राम जी है। आप जी राम जी लेके आए। जी राम जी में कितने काम मिल रहे हैं लोगों को? गांव में जाके देखिए, वही जी राम जी है वो लेके आए आप, जी राम जी। आपको कितने लोगों को आपने काम दे दिया, कितना आपने बजट बना दे दिया, ग्रामीण अंचल की जनता को आपने पंगु बना के रख दिया है। ये आप किस दिशा में देश को लेके जाना चाह रहे हैं? आपने आरटीआई को शिथिल कर दिया। धीरे 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 बहुत ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां से राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार आप खत्म कर रहे हैं ताकि कोई आपसे सूचना ना मांगे। आपने पीएम केयर फंड को उसमें नहीं रखा, सूचना का अधिकार में नहीं है। पैसा लेंगे लेकिन बताएंगे नहीं कि कहां गया, कहां से आया। चलिए डिफेंस माना जाएगा, लेकिन पीएम केयर फंड्स क्यों नहीं आना चाहिए? आरएसएस टैक्स नहीं देगा, आरएसएस टैक्स नहीं देगा, आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं होगा, आरएसएस की रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, लेकिन पैसे लेंगे। पैसे कहां से आएंगे? पूछ लिया ना वहां पर बेंगलुरु में, प्रियंक खड़गे ने पूछा कि आप पहले रजिस्टर करवाइए, तो सांप लौटने लगते हैं। एफसीआरए ला रहे हैं, लेकिन आरएसएस को कहां से मिल रहा है, क्या मिल रहा है, उसका सवाल है। एफसीआरए के जरिए आप जो लोग यहां पर जो समाज सेवा कर रहे हैं, खासकर उन लोगों को आप घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी एनजीओ थे उसको आप धीरे धीरे, ग्रीन पीस और बाकी सबको आपने धीरे धीरे यहां से बाहर भेज दिया, सबको बाहर भेज दिया आपने, और अब जो कुछ बचा हुआ था उसको भी खत्म कर रहे हैं। तो यहां और लेकिन उसके बाद नतमस्तक कहां होंगे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने, अडानी को बचाना। और राहुल गांधी जब कहेंगे कि गले लग के गले पड़ के विदेश नीति जो है वो दुरुस्त नहीं की जा सकती है, तो आपको परेशानी होने लगती है। फिर आपके निशिकांत दुबे टाइप के लोग जो हैं वो इंदिरा गांधी को गालियां देने लगते हैं। तो ये सब कुछ है अंशिता, और इन सबको अगर एक जगह जोड़ के देखिए तो बहुत तकलीफ देह स्थिति है देश की, बहुत बुरी हालत है, और देश की जनता को ये समझना चाहिए। मेरा ये विश्लेषण है, एक लाइन में कहा जाए तो देश की जनता को ये समझने की जरूरत है कि देश किन हाथों में है और देश कितना आगे तरक्की कर सकता है, और उसके लिए पैमाना जो है पिछला 12 साल है उसको सामने रख के आप देख लीजिए, पैमाने पे कितना प्रतिशत नरेंद्र मोदी की सरकार खरी उतरती है, ये देश की जनता तय करे। जी बिल्कुल, और यहाँ पर भले ही पीएम मोदी या पूरी बीजेपी बांटने की कोशिश कर रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन एकजुट दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अभी संजय राउत का बयान हमने सुनाया, कैसे उन्होंने बीजेपी को ही घेर लिया, इसी तरह अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले में सोनिया गांधी के समर्थन में दिखाई दिए हैं, कांग्रेस के समर्थन में दिखाई दिए हैं। उनको भी हम सुन सकते हैं क्या कुछ बोला है अखिलेश यादव ने। और यहाँ पर बड़ी बात है राजीव जी कि वहां एक वीडियो है जिसमें सोनिया गांधी क्या बोल रही है इन्होंने खुद समझ लिया, मतलब सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन इन लोगों ने खुद समझ लिया कि वो क्या कहना चाह रही हैं। देखिए ये डॉक्टर्स वीडियो वाली पार्टी है। आपको याद होगा टुकड़े टुकड़े गैंग पैदा कर दिए, जेएनयू में बवाल करवा दिया, कन्हैया कुमार को टुकड़े टुकड़े गैंग का बहुत बड़ा सरगना बता दिया, जेल में डलवा दिया, तिहाड़ जेल में, बच्चों की के जो भविष्य को खत्म कर दिया, है ना। ये सब कुछ हुआ। ये टुकड़े टुकड़े दरअसल टुकड़े टुकड़े गैंग कोई और नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग करने वाली ये पार्टी है। मैं खुले तौर पे कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस पार्टी को समझना चाहिए कि यहां बंटवारा करके विभाजन करवा के काम नहीं होगा। आप कुछ किसी चीज को जोड़ के और इसलिए मैं कह रहा हूं डॉक्टर्स वीडियो, भाई आप बता दीजिए कि पायलट गन किसने चलाए, वहां पर सिविल ड्रेस में कौन कौन लोग, और ये लोग कौन थे वो बता दे नरेंद्र मोदी की सरकार। दिल्ली का पुलिस कमिश्नर ही बता दे जो 2 दिन पहले आए थे,
वही बता दें कि किन लोगों के हाथों में आपने लाठियां और उन लाठियों में कीलें लगी हुई थी। बिल्कुल, और बैजेस नहीं थे आरएएफ के लोग थे। हाँ, बैजेस नहीं थे। कौन लोग थे ये सब आप बता दीजिए ना। जंतर मंतर पे छात्रों ने अपनी जो एक उनके अंदर का जो पेशेंस होता है उस पेशेंस को दिखाया है। हंगामा कर सकते थे छात्र वहां पे, युवा थे, ताकत है, हंगामा करने का जोश भी है, लेकिन नहीं किया उन लोगों ने। ये तो युवाओं को सलाम करना चाहिए कि वो लाठियां बरस रही थी, चाहे महिला हो, पुरुष हो, लड़का लड़की, किसी के ऊपर भी, लेकिन उसके बाद वो शांत रहे। एक पत्थर भरे ट्रक लेकर आप चले गए वहां पे, क्यों? जंतर मंतर के सामने ले जाके रख दिए आप पत्थरों से भरा हुआ ट्रक। ये कैसे? जी बिल्कुल राजीव जी, यहाँ देखिए कि अमित शाह वैसे चुप हैं, लेकिन वंदे मातरम वाले मामले पर सोनिया गांधी पर हमला बोल रहे हैं। मतलब आप देखिए, इतना बड़ा मुद्दा, उनसे लगातार सवाल पूछा जा रहा है। पैलेट गन किसने चलाई, क्यों चलाई, क्या आदेश आपने दिया, उस पर अमित शाह एक शब्द नहीं बोले, लेकिन अब हमला बोल रहे हैं। आपको बताऊं, कुछ नहीं होने वाला है। अमित शाह कुछ भी कह दें, अमित शाह के जो कुनबे के और लोग कुछ भी कह दें, ये देश अब जान रहा है कि इनको बरगलाया जा रहा है और वंदे मातरम का अपमान सोनिया गांधी ने नहीं किया है। ये देश जान रहा है। अपमान तिरंगा का आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग कर रहे हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं, और ये दुर्भाग्यजनक है। और इसीलिए ये अब आप कुछ भी करते रहो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। अमित शाह कुछ भी बोल ले, जहां बोलना था वहां आए नहीं, समय बीत चुका है। और कहेंगे वही, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब चिड़िया चुग गई है खेत। बिल्कुल, और राहुल गांधी ने कह ही दिया है कि जब तक इस्तीफा नहीं लेंगे सोने नहीं देंगे। और इसके साथ साथ राहुल गांधी ने ये भी उस दिन कह ही दिया था कि लोगों का अब एक्सप्रेस करना लोगों ने सीख लिया है, और जब ये सीख लिया है तो वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वो अब इसे रोक नहीं पाएंगे। यानी चाहे आप दिमागी नक्सल कह लें, चाहे आप किसी भी तरह ये बताने की कोशिश करें कि ये लोग जो है भटक गए हैं, इन्हें किसी और ने इन्फ्लुएंस किया हुआ है, इस तरह की बातें आप चाहे कितना भी कर लें, लेकिन छात्रों की तरफ से ये बार बार बताया जा रहा है, चाहे वो सीजीआई का विरोध करके बताया गया हो, चाहे वो सड़क पर उतरकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगकर बताया गया हो, ये बता दिया गया है कि हम अब खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जनता ने बांकीपुर में बताया, जनता ने गुजरात में बताया, जनता ने दतिया में बताया कि किस तरह से उनको ये आता है, हिसाब लेना आता है। अगर वो कुर्सी पर बिठा सकते हैं तो उसे उतारना भी आता है। यानी लोकतंत्र की हत्या, जिस तरह से जो आरोप इस सरकार पर लगते हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर रही है ये सरकार, वो अब सरकार को बता रहे हैं कि लोकतंत्र हमारे हाथों में और उसे कैसे बचाना है ये जनता जानती है। यानी जनता ही तय करेगी कि कौन किसे, कब वो किसे वहां बिठाना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।